सो हेलो गाइस, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, एडवांस्ड क्वेश्चन तो मैंने इसको लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा भी मतलब मैं कहूँगा टफ़ नहीं है। तो इसको अटेम्प्ट दो, बढ़िया अटेम्प्ट दो, सोचने की कोशिश करो कि ऐसा प्रॉब्लम कैसे कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम है ये। तो शुरू करते हैं इसके सोल्यूशन के साथ। आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट द इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ वन वर्टेक्स ए एंड द इक्वेशन ऑफ साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल। समझो इस बात को कि भाई हमने कभी ऐसा पढ़ा नहीं है ना। हमने कहाँ पढ़ा है कि भाई ये एक पॉइंट है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों की मिक्स्ड इक्वेशन, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके इनकी मिक्स्ड इक्वेशन हमने कभी बनानी सीखी नहीं है ना, हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना। तो हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक जनरलाइज्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी। यहाँ से साफ़ हो जाता है कि भाई हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते कर्व के साथ, क्योंकि हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या डिटेल्स है ना। तो लेट्स सी, पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर इफ़ बी इज़ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी, देन द इक्वेशन ऑफ द साइड ए बी इज़ वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। तो मतलब बेसिकली मुझे ए बी वाली लाइन निकालनी है और आंसर निकल जाएगा। अच्छा, इसी डायग्राम को ना मैं थोड़ा सा रिफ़ाइन करके बनाता हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी आए। तो वो कुछ ऐसा कह रहा है कि भाई ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये मान लो हमारे पास सी पॉइंट है। क्योंकि उन्होंने बोला ना बी ऑर्थो सेंटर है, तो मतलब बी पे राइट एंगल ट्राइंगल है ना। ऑर्थो सेंटर तभी तो वहाँ बी पे होगा जब वो ऑर्थो सेंटर, मतलब बी राइट एंगल होगा, है ना। तो कुछ ऐसा मामला है, कुछ ऐसा है। ठीक है, जो भी मैंने पिंक से यहाँ पर ये डायग्राम बनाया, ये पूरा ये वाला ये इक्वेशन जस्टिफाई कर रही है। क्लियर है, ठीक है ना। इतनी बात अगर तुम्हें समझ आ गई, अब क्या तुम इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, क्या तुम इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो। देखो भाई, अगर इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट सोल्यूशन है वो डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो इसका जो परफेक्ट सोल्यूशन है उसके लिए आपको एक ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है, इस कर्व को ध्यान से देखो। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम मैनिपुलेट करें, मतलब मैं क्या करूँ, इस वन को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँ और जो ये 3xy है इसको राइट हैंड साइड लेके जाऊँ, तो मुझे मिल जाएगा x³ प्लस y³ प्लस -1 इक्वल टू 3 टाइम्स x इंटू वाई, वो भी नेगेटिव में। अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा मैनिपुलेट करूँ, मैं लिखूँ ये -1 का क्यूब है और इस -1 को यहाँ पर लिख दूँ -1, तो अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो किससे। आपको एक आइडेंटिटी याद होगी कि भाई जो a³ प्लस b³ प्लस c³ -3 टाइम्स abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और क्या आता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इस आइडेंटिटी में अगर तुम देखो, अगर मैं ये चीज़ को देखूं, इसका मतलब ये वाली साइड क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, है ना। कंपेयर करो, क्लियर बात है। तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड भी ज़ीरो होनी चाहिए। तो इधर से हमारे पास आगे प्रोसीडिंग्स आ जाती है कि भाई एक फैक्टर मेरे पास ये वाला है a प्लस बी प्लस सी वाला, दूसरा फैक्टर ये वाला है। ठीक है, तो उसको लिख के देखते हैं। तो यहाँ पर x हमारा a हो गया ना, a हमारा x है, b हमारा y है और c हमारा -1 है। तो x प्लस वाई प्लस -1 ये इक्वल टू 0, और दूसरा सोल्यूशन क्या होगा, हाँ, x² प्लस y² प्लस -1 का स्क्वायर माइनस x इंटू वाई माइनस x इंटू -1 माइनस वाई इंटू -1 इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा देखो, ये वाली तो तुम्हें लाइन की इक्वेशन दिख रही है ना, ये तो लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है वो जो कर्व था ओरिजिनल वो किसी लाइन और एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये डेफिनेटली किसी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन होगा, है ना। अच्छा, ये लाइन तो आ गई हमारे पास, क्या आई, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये लाइन कौन सी है, ये मेरे पास BC की लाइन आ गई। क्लियर है ना।
तो यहाँ पर अब मेरे पास आता है कि भाई ये पॉइंट वाले को कैसे सोचूं। यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है एक और, वो क्या है, ऑब्जर्वेशन, कि भाई जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, वो किसके बराबर होता है, 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है। तो तुम्हें पता है कि तुमने क्या कहा कि ये फैक्टर ज़ीरो है इस पॉइंट वाले केस में ना, तो तुम बोल रहे हो कि भाई ये फैक्टर ज़ीरो है। ये फैक्टर कब ज़ीरो होगा, क्योंकि इसमें तुम सम कर रहे हो वो भी पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का ना, तो हर एक क्वांटिटी को ज़ीरो ही होना पड़ेगा। तो इसका एक ही सोल्यूशन आ जाता है पॉइंट वाले केस में कि भाई a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, और जब तुम ये करोगे तुम्हें मिलेगा कि भाई x इक्वल टू वाई इक्वल टू -1। तो ये आ गया ना, पॉइंट आ गया, तो एक क्लियर है ना। तो ये पॉइंट कौन सा होगा, a वाला पॉइंट होगा। सही बात है कि नहीं। बस अब हम आराम से ए बी की इक्वेशन निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे एक पॉइंट पता है और ए बी की जो स्लोप है वो बी सी से परपेंडिकुलर होगी ना। ठीक है ना। तो बी सी की स्लोप अगर मैं देखूँ, इसकी स्लोप निकालूँ तो वो -1 है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है कि भाई जो ए बी लाइन होगी उसकी ये जो पॉइंट है वो तो ये हो जाएगा, है ना, -1, -1। तो यहाँ पे ये स्लोप इसकी 1 होगी, है ना, और x -1। तो यहाँ से अपने पास y इक्वल टू x आ जाता है। तो लो भाई m की वैल्यू क्या आ गई, 1, c की वैल्यू 0। दोनों वैल्यूज़ आ गई ना हमारे पास, क्योंकि मैंने इसको किससे कंपेयर करा, y इक्वल टू mx प्लस c के साथ। तो आंसर निकल गया। लो भाई इसको डाल दो, 4 - 1 - 0, तो आंसर 3 आ गया। क्लियर है ना। ये बहुत ही एक परफेक्ट ऑब्जर्वेशन है जो अगर आपने कर ली तो डायरेक्टली आंसर आ गया। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल एकदम करेक्ट समझ आ गया होगा। तो गाइस अब सोचने वाली बात ये है कि इसकी हम कैसे और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं ना, कोई और कैसी एनालिसिस है जिसके थ्रू हम आंसर निकाल सकते हैं। तो चलो भाई करते हैं इसको सॉल्विंग। तो देखो भाई सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ एक लाइन की इक्वेशन। मैं बी सी लाइन को लेट कर रहा हूँ। क्लियर है। तो बी सी लाइन को अगर मैं लेट करूँ तो ए एक्स प्लस बी लेट से मैंने मान लिया। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने ये लेट किया, मैंने ये बोला कि यार देखो ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक तो ये पॉइंट और एक लाइन। क्लियर है ना। और अगर मैंने बी सी लाइन ऐसे रिप्रेजेंट कर दी है, तो अगर मैं इस बी सी लाइन की इक्वेशन से y उठाकर इस वैल्यू में डाल दूँ, इस इक्वेशन में डाल दूँ, इस कर्व में डाल दूँ, तो मेरे पास एक इन्फानाइट सॉल्यूशन आने चाहिए ना। समझ रहे हो बात। ये बी सी लाइन की इक्वेशन है, मतलब ये लाइन कुछ ऐसी जा रही है। ठीक है, तो ये जो कर्व है ये इसी पिंक वाली लाइन है। तो यहाँ पे देख रहे हो इन्फानाइट पॉइंट्स हैं सॉल्यूशन। ठीक है ना बात। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि यार ये कर दो। ठीक है, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने डाल दिया, मान लो लेट से मैंने डाल दिया, ठीक है, तो डालते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x³ प्लस ax प्लस b का होल क्यूब प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 टाइम्स x और यहाँ पर आ जाएगा ax प्लस b -1 इक्वल टू 0। क्लियर है। ठीक है ना। अच्छा, तो फिर यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर ना ये इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, 1 + a³ x³ ना, प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पे x² वाली टर्म आएगी, यहाँ पे भी आएगी, तो ये बनेगा 3a और यहाँ पर जब बनेगा तो बनेगा 3a² प्लस। ठीक है, और फिर मैं अगर x वाली टर्म देखूँ तो यहाँ पर बनेगा 3bx और यहाँ पर बन जाएगा 3b² और a भी आएगा ना, सॉरी यहाँ पे b भी आएगा प्लस। ठीक है, और यहाँ पर 3b² a आएगा। क्लियर है ना। ठीक है, और फिर मैं अगर कांस्टेंट देखूं तो आ जाएगा b³ -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसे ही तुमने ये करा, अब मुझे ये चीज़ बताओ, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का मैं कह रहा हूँ उसकी डिग्री से ज़्यादा उसके सोल्यूशन है। समझे बात।
मैं कह रहा हूँ एक्स क्यूब तो डिग्री है, लेकिन इसके ना इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो इक्वेशन है ये हमेशा वैलिड है ना। इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो ये ट्रिवियल है। अगर कोई ट्रिवियल इक्वेशन है तो ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड इसका राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, बेसिक इक्वेशन, बेसिक फंडामेंटल्स है ये तो मैथमेटिक्स के। तो इसका मतलब ये जो x के जितने भी कोफिशिएंट है ये ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है ना, ये सारे ज़ीरो होने चाहिए। तो इधर से मेरे पास आ जाता है कि भाई a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 1। कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ये देखो बहुत ही बेसिक सी बात है। मैं कह रहा हूँ एक्स क्यूब, ये देखो क्यूबिक इक्वेशन बन गई, इसके 3 रूट होने चाहिए थे। अगर इसके मान लो मैं ये कह देता ना कि भाई 4 रूट हैं, 4 सॉल्यूशन है इसके, तो मैं कह सकता हूँ ये ट्रिवियल है। ठीक है, इसको आइडेंटिकल होना पड़ेगा ज़ीरो के, तो इसके सारे कोफिशिएंट ज़ीरो कर दो। समझे बात कि भाई ये ज़ीरो होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। इसके काफ़ी सॉल्यूशन है, 3 नहीं है, 3 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी है। अगर ये एक आइडेंटिटी है तो हमेशा वैलिड होनी चाहिए। तो बस भाई कर दिया उसको। तो फिर तुम ये चारों को सॉल्व करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा। ठीक है, जैसे ही हमने ये ढूंढ लिया तो लो भाई मेरे पास BC इक्वेशन मिल गई। BC की इक्वेशन मिल गई जो हमने पहले ढूंढी थी। y इक्वल टू -x प्लस +1 आ गया ना। तो यही तो ढूंढी थी हमने पहले, याद है जो पहला मेथड हमने करा था ऑब्जर्वेशन वाला, यही तो BC लाइन की इक्वेशन आई थी। ठीक है बात। तो इधर से मैं स्लोप निकाल सकता हूँ AB की, है ना, वो 1 आ गई। तो m की वैल्यू तो मैंने निकाल ली, है ना। अब देखो मेरे पास y इक्वल टू mx प्लस c था ना, m की वैल्यू 1 मैंने निकाल ली, इधर से x प्लस c बच गया। क्लियर है। अब देखो ये तो AB लाइन की इक्वेशन मुझे मिल गई है, m की वैल्यू 1 हम निकाल चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब ये चीज़ आ जाती है मन में कि यार AB लाइन की इक्वेशन तो निकाल ली, लेकिन A पॉइंट कैसे निकालूंगा, है ना। मेरे पास तो स्लोप आई, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई स्ट्रेट लाइन की, दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तो C की वैल्यू कैसे निकलेगी, आंसर कैसे निकलेगा। तो यहीं पर अब हमें थोड़ा सा और एनालिसिस करना पड़ेगा। देखो ये जो है AB की लाइन है ना, ये AB की लाइन है मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा AB की लाइन बनाना है ज़रा इस ग्राफ में। अगर मैं AB की लाइन बनाऊँ, ये रही AB की लाइन। इस ग्राफ को देख के तुम कह सकते हो इसके 2 ही रूट हैं, एक A पर एक B पर। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस x प्लस सी को, y इक्वल टू एक्स प्लस सी को इस कर्व के अंदर डाल दूं तो मेरे पास 2 रूट्स आने चाहिए। सही बात है, ठीक है ना, सही बात है। तो भाई डाल दो, यही तो बात करनी है, बस डाल दो। देखो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि जब ने ax प्लस बी डाला था ना, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है इस लाइन के लिए, a की वैल्यू क्या है 1 है और b की वैल्यू c है। तो बस इसी को हम चेंज कर देते ताकि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई जो a की वैल्यू 1 डाल दो। ठीक है, तो फिर जैसे ही हम यहाँ पर कराइए तो ये आ गया 2x³ प्लस 3b प्लस 3 और यहाँ पर x² प्लस, नहीं यहाँ पर c डालना ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3c² प्लस 3c x प्लस c³ -1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पर हम थोड़ा एनालिसिस करने वाले। AB लाइन को मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि याद रहे AB लाइन क्या निकला था। AB लाइन क्या निकला है हमारा, y इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये करो कि यार ये तो एक क्यूबिक इक्वेशन है ना। क्यूबिक इक्वेशन को आप थोड़ा एनालिसिस करते हैं, हम ये कहते हैं इसमें कि इसके 3 रियल रूट्स हो सकते हैं, 3 रियल रूट्स, है ना। या फिर क्या हो सकते हैं भाई, एक रियल रूट और 2 इमेजिनरी। ठीक है, एक रियल रूट हो जाए, 2 इमेजिनरी हो जाए। एक केस ये भी हो सकता है जो हमें इस केस में सोचना पड़ेगा कि यार मेरा आंसर तो 2 है, एक A पॉइंट होगा एक B पॉइंट होगा, 2 ही आना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो इसका मतलब ये है कि भाई 3 रियल रूट्स हैं लेकिन 2 मर्ज कर चुके हैं, तो 2 रियल रूट्स हैं इधर। इसका मतलब क्या है कि भाई 2 रूट्स सेम हो चुके हैं। जैसे मान लो इस इक्वेशन को मैं कहूँ कि अल्फ़ा बीटा गामा, इसके 3 रूट थे
तो बीटा इक्वल टू गामा हो चुका है। ठीक है, क्लियर है? बीटा इक्वल टू गामा हो चुका है, मतलब इसके दो रूट्स सेम है और एक रूट अलग है। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये एनालिसिस कर ली, लो भाई ये काम हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा लेंदी है, दिखाता हूँ कैसे। देखो यहाँ पर आप रूट्स वाला थ्योरी लगाओ कि भाई अगर मान लो इसका मैं कहता हूँ अल्फ़ा कॉमा बीटा, इसके 3 रूट्स हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, -3c+1/2 है ना। ये फॉर्मूला होता है ना -b/a वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला पता है ना क्यूबिक इक्वेशन वाला। और कौन सा होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3c+1 डिवाइडेड बाई 2। ये कौन सा है, c/a वाला है ना। और क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू -c³ -1 डिवाइडेड बाई 2। ये कौन सा आ गया, -d/a वाला। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन आपको मिल गई। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, आपके पास 3 ही वेरिएबल्स हैं, अल्फ़ा बीटा और c। ठीक है, तीनों इक्वेशंस में ऑब्जर्व करो 3 ही वेरिएबल्स हैं। तो इधर से आपके पास आ जाता है कि भाई अगर आप इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे तो आपके पास c की वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन आई एम श्योर कि इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है ना। सही है कि भाई इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, इतना सिंपल नहीं है भाई, इन तीनों को सॉल्व करना मुश्किल है। चलो फिर हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं और समझते हैं कि जब एक क्यूबिक इक्वेशन के 2 रूट सेम होते हैं तो क्या कोई और चीज़ भी है जो हमें हेल्प कर सकती है। लेट्स सी। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को इरेज कर दिया क्योंकि यार ये थोड़ा टीडियस टास्क है, थोड़ा लेंदी है। तो देखो भाई, अगर मान लो मैं इसको कह रहा हूँ मेरा ये पॉलिनोमियल px है, ठीक है, तो मैं कैसे मान रहा हूँ कि इसका ग्राफ कैसे होगा। या तो देखो, क्योंकि ऑड डिग्री का है और पॉजिटिव लीडिंग कोफिशिएंट है, तो भाई ये ऊपर एंड हो रहा है। ठीक है, और ये 2 रूट सेम हो गए यहाँ पर और एक नीचे। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई ये नीचे गया, यहाँ पर रूट सेम है, यहाँ पर ऐसे चले गया। ठीक है, एक तो ये केस हो सकता है, एक केस ये वाला हो सकता है। दोनों केसेस में ऑब्जर्व करो कि जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर इसके रूट सेम है वहाँ पर इसका डेरिवेटिव भी 0 है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0 और वो पॉलिनोमियल खुद भी 0 है वहाँ पे। समझे? तो यहाँ पर मेरे पास क्या आता है कि भाई ये चीज़ तो पता लग गई, तो मैं इसका डेरिवेटिव लेके देखूँ px का, p' क्या बन जाएगा, 6x² प्लस 6c+1 x और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3c+1। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो एक रूट तो यहाँ पर होगा, है ना, एक रूट यहाँ पर होगा जहाँ पे इसकी स्लोप 0 होगी। वैसे ही ऊपर वाला केस देखो, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ठीक है, तो 2 रूट्स होने ज़रूरी हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से हमें पता लग जाता है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लगाओ, c+1 का स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा रिड्यूस करूँ 3 का फैक्टर काट के, तो यहाँ पर बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये बन गया 4c+1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2 टाइम्स c टाइम्स c+1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से c+1 और 4 कॉमन आउट हो गए, तो बन गया c+1 माइनस 2c ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से बन गया 1 माइनस c ग्रेटर देन 0 और एक बन गया c+1 4 टाइम्स। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ तो ये आ जाएगा c+1 लेस देन 0 4 टाइम्स। तो यहाँ से मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि c की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होनी चाहिए। अब आप बोलोगे भाई इसके आगे क्या, ये तो डेड एंड आ गया। ये डेड एंड नहीं है, ये हमारा आंसर है। कैसे? अच्छा देखो, लॉजिक लगाते हैं थोड़ा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि देखो ऑप्शन इंटीजर है, 4 इंटीजर है, m इंटीजर है, तो c क्या होगा बताओ।
क्वेश्चन मार्क। सी क्या होगा? सी एक इंटीजर होगा, है ना? सही बात है कि नहीं? लॉजिक है भाई, ऑप्शंस में ही नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, ऑप्शंस में ही नहीं है ना? ऑप्शंस में नहीं है तो फिर मैं क्या कहूँगा कि भाई यार सी एक इंटीजर होना चाहिए इसके बीच का। एक ही इंटीजर हमारे रेंज में आता है 0। लो भाई, आंसर निकल गया, सी की वैल्यू 0 निकल गई। हाँ, तुम्हें ऐसा लग सकता है कि भाई ये जो चीज़ मैंने कही ये क्वेश्चन स्पेसिफिक है कि भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ गया, इससे आंसर वैसे नहीं निकल पाता। हाँ सही कह रहे हो, जो इसका जो करेक्ट आंसर है सी, ये निकालने के लिए तुम्हें वो जो अल्फ़ा बीटा और वो वाली 3 इक्वेशंस लिखी थी उधर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, मुश्किल है, तो उसका एक आसान तरीका इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए मैंने निकाला। ठीक है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल जो एक स्टैंडर्ड वे है वो यही है कि भाई 2 रूट सेम है, तो ये जो तुम्हारी क्यूबिक है इसके अल्फ़ा कॉमा बीटा इसके 3 रूट्स मान लो, और फिर जो 3 इक्वेशन बनेंगी उनको सॉल्व करो, सी की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यही इसका ओरिजिनल वे था, लेकिन ये मुश्किल है इसलिए मैंने ये थोड़ा आसान वे ढूंढा और इसका आंसर हमने इस तरीके से भी निकाल लिया है। इस तरीके को करने का मेन पर्पस ये था कि तुम्हें डेप्थ बने कि भाई कैसे सोचते हैं क्वेश्चंस को, कैसे तुम ए बी की इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, बी सी की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो, है ना? हमने ट्रिवियल वाला केस लगाया कि भाई अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री से ज़्यादा उसके रूट्स हैं तो मतलब वो एक आइडेंटिटी है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन हो अगर उसकी डिग्री से ज़्यादा उसके रूट्स हैं तो वो एक आइडेंटिटी है, तो वो हमेशा ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके कोफिशिएंट्स को फिर तुम एडजस्ट करो कि वो इक्वल हो जाए। ठीक है,